हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, तो आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपके लिए थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम। तो जो लोग चैनल पे जुड़ रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया जाए, बहुत कम लोगों में वीडियो शेयर होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अब आप लोग कल से क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति 10 लोगों को शेयर करेगा, समझ के बात को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए कहेगा। अपने फ्रेंड लोगों से बोलें कि आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना, वो फ्री में मिल रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारी क्लास विधिवत रूप से चल रही है। एक फिजिक्स की भी क्लास चलाई जा रही है और एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रही है, जो आने वाली वैकेंसियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। समझ गए होंगे बात। तो ना ज़्यादा समय को बिताते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे चलते हैं। तो हम लोगों ने कल संसद के पार्ट पढ़ रहे थे और संसद का जो पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे, और लोकसभा के एक एक पॉइंट को लेकर के हमने 8 क्लासें कर चुके हैं, 8-9 भी हो गई हैं शायद में क्लासें। तो अब हम लोग जो है ना, अब लोकसभा आपकी ख़त्म हो जाती है। अब आज से हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यसभा क्या होती है, कैसे होती है, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। हालांकि हम पहले वाला टर्न था उसमें भी हम लोग थोड़ी बहुत सारी चीज़ें बात कर चुकी थी, लेकिन उससे कुछ हटके की अब हम लोग बात करने वाले हैं आज राज्यसभा के बारे में। देखें ज़रा, अगर हम राज्यसभा की बात करें, क्या करें, राज्यसभा की, तो राज्यसभा में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। देखो, हम अगर बात आपसे करें कि राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, तो यह राज्यसभा का उल्लेख जो है वो किस आर्टिकल में है, तो हमें क्या बताना है, 80 में है। मतलब जो 80 आर्टिकल है इसमें राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तो अब देखिए, राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो राज्यसभा है ये द्वितीय सदन है। कैसा है, द्वितीय सदन है। इसे कहते हैं कि नहीं, पहला सभा क्या हो जाता है, मतलब पहला सदन कौन हो गया, लोकसभा, द्वितीय सदन कौन हो गया, राज्यसभा। अब आपसे ये कहा जाता है कि ये जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन है। हमने आपको बताया था, इसके बारे में अभी चर्चा की थी, क्योंकि जो राज्यसभा होती है ये कभी भी विघटित नहीं होती, इसलिए इसे हम स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा जो होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विघटित हो जाती है और राष्ट्रपति उसे भंग भी कर देता है, तो इसीलिए उसे हम अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं लोकसभा को, और इसे हम क्या कहते हैं, स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, द्वितीय सदन है और स्थायी सदन है। और इस सदन को हमने बताया था कि ये विद्वानों का सदन भी कहलाता है, विद्वानों का सदन भी कहलाता है, ठीक। और उसे हमने क्या कहा था, लोकसभा को, कि वो लोकप्रिय सदन कहलाता है, क्योंकि लोग उसमें ज़्यादा लोकप्रियता से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इसमें चुनाव नहीं लड़ते। अब याद रखें, जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक, चुनाव होता है। समझ में आई बात। तो हम ये जानते हैं कि इसमें जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कहाँ पर, राज्यसभा में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ें थी जिसमें हम बात कर चुके थे। अब अगर आपसे कहा जाए कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखना दोस्त, तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होगा, सदस्य का कार्यकाल जो होगा, उसके कार्यकाल का जो समय होता है वो आपका 6 वर्ष होता है। मतलब जो भी व्यक्ति राज्यसभा का कार्यकाल, मतलब सदस्य होगा, उसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, इतना हमने आपको बताया था। लेकिन याद रखें, इसमें यह भी है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कोई ये नहीं कि 5 वर्ष के बाद पूरे सदस्यों का चुनाव होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये विघटित ही नहीं होती भाई। अगर विघटित हो जाती तो ये अस्थायी सदन नहीं कहलाता, ये विघटित ही नहीं होती है। विघटित नहीं होती तो इसका मतलब है कि 6 वर्ष इसका कार्यकाल तो होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद क्या होगा, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं,
सेवानिवृत्त का मतलब है कि ये सदस्य जो होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक, कितने सदस्य? 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। फिर क्या उनका चुनाव होगा? बिल्कुल, जितने सदस्य रिटायर्ड हुए होंगे उतने सदस्यों के यहाँ पर क्या होगा? चुनाव हो जाएगा उसी समय। समझ में आई बात? जैसे ये इनका कह सकते हैं जैसे ये रिटायर्ड होते हैं वैसे ही इनके चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक, तो इतना नोट करें, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। नोट करें तुरंत, चलिए हो गया होगा। देखें जरा, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? राज्यसभा की। मतलब अगर हम बात करें राज्यसभा के अधिकतम सीटें कितनी होती हैं या अधिकतम सदस्य कितने निर्वाचित होते हैं, मनोनीत कितने होते हैं, इन पे हमने चर्चा कर चुके थे। लेकिन हालांकि 2 पॉइंट हैं वो, उनको हम अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको समझ में भी कम आएगा। ठीक है, देखें जरा, हम ये कहते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो बहुत जल्द हम लोग देखेंगे इसको। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या हमने ये बताई थी कि 250 होती है। और अगर हमने ये कहा था कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या हमें क्या बतानी है? 245 बतानी है ना, यही तो। और हमने ये बताया था कि जो 245 सदस्य होते हैं वो 2 जगह से चुने जाते हैं। मतलब 12 सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और इसके बाद जो 233 सदस्य होते हैं ये आपके केंद्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यूनियन टेरिटरी। और इसके बाद में जो आपके राज्य होते हैं, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पर 233 सदस्यों को चुना जाता है। तो याद रखना, अगर आपसे कहा जाए, आपसे क्वेश्चन क्या कहा जाएगा कि राज्यसभा में आपको लिखना है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, निर्वाचित सदस्य कितने हैं, सदस्य कितने हैं, तो आपको बताना है कि 233 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित हैं, क्योंकि इन्हीं का तो चुनाव हुआ है। और ये 12 सदस्य तो क्या हैं? ये मनोनीत बताए गए थे, और ये किसी भी समाज सेवी संस्था से हो सकते हैं, ये भी बताया गया था। और आर्टिकल 80 के फर्स्ट के तहत ये मनोनीत किए जाते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक एक पॉइंट करके नोट करते चलना। ठीक है, तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे अगर ऐसे पूछता है कि राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, तो आपको सीधा लिखना है कि जो 250 ये अधिकतम ही तो सदस्य हैं, और 12 हमने कहाँ दिए? राष्ट्रपति को। तो बच्चे कितने? 238। तो 238 क्या होंगे? ये अधिकतम निर्वाचित होंगे, याद रखें। तो आपसे अधिक पूछता है अधिकतम निर्वाचित सदस्य, तो कितने टिक करने हैं आपको? 238 सदस्य जो होंगे वो अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं। समझ में आई बात? तो इतना पॉइंट का नोट करें, फिर इसके बाद में आगे चलेंगे। फिर चले, हो गया होगा नोट। देखें जरा और आगे क्या होता है। आगे ये है कि जो राज्यसभा होती है, क्या राज्यसभा, इस अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये हमने कहा था कि राज्यसभा में 3 व्यक्ति होते हैं। कौन? 3 पदाधिकारी होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि राज्यसभा के पदाधिकारी कितने होते हैं, पदाधिकारी, तो पदाधिकारी 3 होते हैं। तो देखें, एक आपका सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति, और एक आपको उपसभापति मिलेगा, उपसभापति। क्या मिलेगा? उपसभापति। और आपको एक मिलेगा महासचिव, महासचिव। ये आपको 3 पदाधिकारी मिलते हैं। कहाँ? राज्यसभा में। हालांकि लोकसभा में भी मिलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और लोकसभा महासचिव। तो ये आपके राज्यसभा का महासचिव है। कहाँ का है? राज्यसभा का महासचिव, याद रखना। तो अब देखिए इनके बारे में, एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। ये 3 पदाधिकारी होते हैं, लेकिन याद रखें ये 2 जो होते हैं वो राजनेता होते हैं।
राजनेता होते हैं, मतलब इनका राजनीति से लेना देना होता है। लेकिन ये जो राज्यसभा का महासचिव होता है ये राजनेता नहीं होता है, ये एक पदाधिकारी होता है, पदाधिकारी होता है। मतलब ये कह सकते हैं ये किसी प्रकार का इसका राजनीति से संबंध नहीं होता है। समझ में आई बात? ये अपने एक टैलेंट के अनुसार आता है, मतलब पढ़ा लिखा हुआ इंसान होता है ये, समझ गए होंगे। तो आईपीएस अधिकारी वगैरह को यहाँ महासचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो राजनेता हैं ये दोनों होते हैं, मतलब ये राजनीति से ही चुने जाते हैं दोनों, लेकिन ये व्यक्ति राजनीति से नहीं चुना जाता महासचिव। ठीक है, तो देखें जरा और इसके बारे में कुछ पॉइंट बात करते हैं, कैसे बात करते हैं उनके बारे में समझें क्या है। देखें अब हम लोग बात कर रहे थे एक एक के बारे में, सभापति के बारे में। तो याद रखें जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति, आपको लिखना है कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या है? सदस्य नहीं होता है। देखिए अगर सदस्य नहीं होता है तो फिर इस सदन का क्या, इस सदन में कैसे आ गया? यही तो रीजन है, समझ रहे बात को। होता कौन है सभापति? तो सबसे पहले यही समझ लो कि जो राज्यसभा का सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। और कैसा सभापति होता है? ये पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब समझ रहे हैं आप? पदान सभापति का मतलब होता है कि अगर वो व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य है ही नहीं लेकिन फिर भी इस सदन का अध्यक्ष है तो वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। जो इस सदन का सदस्य है ही नहीं फिर भी इस सदन में सदस्य या अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो याद रखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भाई हमने अभी ये पढ़ा था कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। तो आप क्या करेंगे कि अगर उसमें लिखा होगा कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, तो आप सीधे 6 वर्ष टिक करेंगे और चले आएंगे। लेकिन 6 वर्ष नहीं होता है, कितना होता है? तो इसके राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है, क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है मित्र। अगर ये राज्यसभा का सदस्य होता तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष अवश्य होता है। समझ गए बात को? तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो लिखना है आपको कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट लिखना है कि सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और कैसा मतलब ये कैसा सभापति होता है? पदेन सभापति होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो के पेपर में, अभी वीडियो का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, आपने नाम सुना होगा, जो योजना आयोग का नाम था, मतलब योजना आयोग पहले इसका नाम था, 2015 में मोदी जी ने इसका नाम नीति आयोग रख दिया। तो नीति आयोग, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखें दोस्त, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ना कि उसने अध्यक्ष पूछा था। दोनों बातें अलग अलग हैं, सेम, हालांकि क्वेश्चन सेम है लेकिन बात अलग अलग है, आंसर भी अलग होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। बात समझे, आपसे ऑप्शन दिए थे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए थे। बताइए क्या टिक करेंगे? एक आपको ऑप्शन दिया था सी में गृह मंत्री, गृह मंत्री। बताइए तो आप क्या टिक करेंगे? आपने तो ये पढ़ा था कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यही टिक करके आए थे क्या, कि राज्यसभा जो आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है या नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सॉरी ये पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है। तो सारे स्टूडेंट यही लगा के आए थे कि प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है।
उन्होंने अध्यक्ष को ही पढ़ा था लेकिन पदेन शब्द को अच्छे से नहीं समझा था। क्योंकि अगर हम पदेन शब्द की बात करते तो यहां पर यह शब्द अच्छे रूप से क्या है, विस्तृत रूप से समझाया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो उस सभा की मतलब उस सदन की अध्यक्षता करता है, तो उस पद को हम पदेन सभापति कहते हैं। समझ में आई बात। तो प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष तो होता है लेकिन पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर प्रधानमंत्री तो होना ही नहीं था। लेकिन कॉमन सेंस की भी एक चीज होती है, स्टूडेंट कॉमन सेंस लगाता ही नहीं, उस समय इतनी हड़बड़ी में या इतनी जल्दबाजी कर बैठता है कि वो आंसर तुरंत टिक कर देता है ना। ये सभी के साथ होता है, एक व्यक्ति के साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। तो क्या है कि यहां पर जो आंसर था वो गृह मंत्री था। क्या था? गृह मंत्री था। समझ में आई बात। तो याद रखें इसका आंसर क्या होगा, गृह मंत्री होगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। देखिए अब हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपति, जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब आपको ये भी लिखना है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये तो हमने पॉइंट लिख चुके हैं। और इसका कार्यकाल कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब लिखना है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को सौंपता है। किसे? उपसभापति को सौंपता है। उपसभापति को सौंपता है। कहने का मतलब है कि किसे देता है अपना त्यागपत्र? तो ये उपसभापति को सौंपता है। कौन? सभापति। ठीक, बात समझ में आई। तो ये सभापति होता कौन है? आपका उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें एक एक पॉइंट को लेकर के चलना और पढ़ते हुए चलना कि कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर इसके बाद बात करते हैं। लेकिन याद रखना, सॉरी गलत हम बता गए ना, कि जो सभापति होता है ये अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपसभापति को। ये तो गलत ही है भाई साहब, ये गलत है। और आप भी बोल रहे हैं हाँ ये गलत है। क्या है? हमने ये पढ़ा होता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। जब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है तो सभापति को कैसे दे देगा? क्या उपसभापति राष्ट्रपति होता है? नहीं। तो यही तो पॉइंट हमें नोट करने हैं। क्या? कि मतलब सभापति जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देता है। किसे देगा? राष्ट्रपति को देता है। यही तो मेन पॉइंट है। समझ में आई बात? देता है। और अगला पॉइंट हमें क्या नोट करना है? अगला पॉइंट हमें यह नोट करना है कि जो सभापति होता है, मतलब सॉरी उपसभापति जो होता है, उपसभापति अपना त्यागपत्र ये सभापति को सौंपता है। ये सभापति को सौंपता है। समझ में आई बात? ये सौंपता है। तो आप इसको नोट करें, फिर आगे की ओर चलते हैं क्या कैसा पॉइंट है।